नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप एक ऐसी निवेश योजना की तलाश में हो जिसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप कुछ समय के बाद अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं और अपने निवेश पर टैक्स में छूट भी पाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में एक इसी तरह की स्कीम के बारे में बातचीत करेंगे। इस योजना का नाम है PPF स्कीम, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड या लोक भविष्य निधि खाते के नाम से भी जानी जाती है। पोस्ट ऑफिस या बैंक की PPF स्कीम में निवेश करके आपको शानदार रिटर्न और टैक्स सेविंग का फायदा भी मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीमों में से एक है। लेकिन हर पॉपुलर चीज अच्छी हो ऐसा जरूरी तो नहीं। क्यों है यह स्कीम बहुत ज्यादा पॉपुलर और क्या है इस स्कीम की अच्छी बातें और क्या है इस स्कीम के नेगेटिव बातें, आज इस वीडियो में हम करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF का डिटेल्ड अनबायस्ड एनालिसिस, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाए कि आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस स्कीम में निवेश किए गए पैसे व उन पर मिलने वाले रिटर्न सुरक्षित व गारंटीड होते हैं। इस योजना में निवेश आप कम से कम 500 रुपए के साथ शुरू कर सकते हैं। PPF विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित व गारंटीड रिटर्न वाली बचत योजनाओं की तलाश में रहते हैं। PPF के लिए ब्याज हर तिमाही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में PPF की ब्याज दर 7.1% तय की गई है। अब बात करते हैं इस अकाउंट के यानी कि PPF अकाउंट के कोर्ट अटैचमेंट रूल के बारे में। यह योजना वैसे तो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा गारंटीड है। PPF खाते में आपकी जो शेष राशि है, बची शेष राशि की सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के तहत अदालत के किसी भी आदेश या डिक्री के तहत इसको कुर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन आयकर और अन्य सरकारी प्राधिकरण कर वसूली के लिए इस खाते को अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस खाते की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में, जैसे इसके मैच्योरिटी पीरियड यानी कि लॉक इन पीरियड के बारे में। PPF 15 साल की लॉक इन अवधि वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है। इसका मतलब यह है कि PPF खाते में जमा की गई राशि को मैच्योरिटी पर ही निकाला जा सकता है। समय से पहले विड्रॉल यानी कि पैसा निकालने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ इमरजेंसीज में, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, कुछ विशेष केसों में आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप में निवेश या बचत के प्रति डिसिप्लिन नहीं है तो यह स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में निवेश करके आपके अंदर जो है धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप इसमें बीच में पैसा आसानी से नहीं निकाल सकते, तो आप 15 साल के बाद एक अच्छी खासी रकम, एक बड़ा कॉर्पस इस योजना में निवेश करके बना सकते हैं। यह अवधि पूरी होने पर 5 साल के लिए इस खाते को और भी आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं PPF पर ब्याज की कैलकुलेशन के बारे में। PPF खाते पर ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है। यह ब्याज राशि हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में PPF खाते में जमा कर दी जाती है। सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। हर महीने ब्याज राशि की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख के बाद और महीने के अंतिम दिन के बीच में जो सबसे कम बैलेंस होता है उस पर की जाती है। इसलिए PPF निवेशकों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपने PPF खाते का कॉन्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, ताकि उनको उस रकम पर उस महीने का ब्याज मिल सके। अब बात करते हैं PPF खाते में न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा के बारे में। आप इसमें कम से कम कितना पैसा जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1 साल में इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। PPF में न्यूनतम आप 500 रुपए सालाना का निवेश करना आपके लिए अनिवार्य है। और PPF खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में आप अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस खाते के टैक्सेशन रूल के बारे में कि टैक्स के क्या क्या नियम इस पर लागू होते हैं। PPF जो है एक सर्वश्रेष्ठ टैक्स का लाभ आपको प्रदान करता है, क्योंकि यह खाता EEE कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि एग्जेम्पशन। जब आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो उस पर आपको कोई कर नहीं देना होता। उसमें 1.5 लाख रुपए तक कर की छूट होती है। और इस खाते में जो ब्याज लगता है, ब्याज भी कर मुक्त होता है। और जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है, जब खाता मैच्योर होता है, आप पूरे पैसे लेते हैं, तो वह मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होती है। और आइए अब बात करते हैं इस स्कीम में यानी कि PPF में खाता खोलने की क्या क्या योग्यताएं और क्या क्या शर्तें हैं, अर्थात PPF अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इसमें केवल एक भारतीय वयस्क नागरिक ही खाता खोल सकता है। इस स्कीम में NRI जो है खाता नहीं खोल सकता, अर्थात NRI PPF स्कीम में निवेश नहीं कर सकता है। हालांकि एक निवासी भारतीय जो खाता खोलने के बाद NRI बन जाता है, वह मैच्योरिटी तक खाते को चालू रख सकता है। माता पिता या अभिभावक या गार्जियन अपने नाबालिग माइनर बच्चों के लिए भी PPF का अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें PPF में जो है ज्वाइंट अकाउंट खोलने का कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ सिंगल अकाउंट ही आप खोल सकते हैं। और PPF में मल्टीपल अकाउंट खोलने के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। आप एक से अधिक खाता नहीं खोल सकते। आप चाहे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में केवल पूरे भारतवर्ष में एक ही खाता खोल सकते हैं।
अब बात करते हैं पीपीएफ खाता खोलने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए सबसे पहले तो खाता खोलने का एक फार्म चाहिए होता है, जिसको अकाउंट ओपनिंग फार्म कहते हैं। आप पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी आप यह खाता खोलना चाहते हैं, बड़ी ही आसानी से आपको यह फार्म मिल जाता है। अब केवाईसी दस्तावेजों के रूप में, जैसे कस्टमर की पहचान को वेरीफाई करने के लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड की ID, ड्राइविंग लाइसेंस की जो भी है फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप इसमें आपको देनी होती है एड्रेस प्रूफ के रूप में, और आपको इसमें पैन कार्ड की भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी होती है, तथा साथ में 2 पासपोर्ट साइज न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपको 2 देने होते हैं, वो आपको फार्म पर चिपकाने होते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ में जो आपका पैसा जमा है और बाद में अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या इस पर आप लोन ले सकते हैं? क्या लोन की सुविधा है? जी हाँ, पीपीएफ अकाउंट के बदले लोन लेने की सुविधा जो है अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर के 6ठे वर्ष तक आपको उपलब्ध रहती है, अवेलेबल रहती है। हालांकि आप पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरा लोन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अगर आप कोई अन्य लोन लेना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी पहले एक लोन ले रखा है पीपीएफ अकाउंट पर, तो आप जब तक वो पहला लोन पूरा नहीं हो जाता है आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं। इस तरह से लोन की जो इसकी अधिकतम अवधि है, आपको 36 महीने के अंदर यह लोन आपको वापस चुकाना होता है। पीपीएफ अकाउंट में आपकी जितनी राशि अकाउंट खोलने के दूसरे वर्ष में अकाउंट में मौजूद थी, उसका आप केवल 25% ही लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं लोन, जो आप लोन लेते हैं उस पर ब्याज कितना लगता है। पीपीएफ के बदले लिए गए लोन पर देय ब्याज दर जो है वर्तमान जो ब्याज दर होती है उससे 1% अधिक होती है। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान में पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% है, तो ऐसे में पीपीएफ पर अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उस लोन पर लगने वाला ब्याज 8.1% होगा, अर्थात वर्तमान ब्याज दर से 1% अधिक होगा। लोन की रकम को आप, जैसा कि पहले बताया, 36 महीने के भीतर ही आपको चुकाना होता है। यदि आप लोन की रकम को 36 महीने के अंदर अंदर नहीं चुकाते हैं तो लोन की जो मौजूदा ब्याज दर है उससे आपको 6% अधिक जो है ब्याज देना होता है। बात करते हैं पीपीएफ खाते में जो बैलेंस होता है उसमें पार्शियल विड्रॉल के क्या नियम है, यानी कि आंशिक निकासी के क्या नियम है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल की अनिवार्य लॉक इन अवधि के तहत काम करता है। हालांकि आपातकालीन मामलों में, कुछ इमरजेंसीज में कुछ बैलेंस विड्रॉल किया जा सकता है, कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं खाते में से, कुछ राशि को खाता खोलने के 6 वर्ष पूरा होने के बाद निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपने खाता मई 2024 में खोला है तो फाइनेंशियल ईयर 2030-31 के बाद इस खाते से फाइनल विड्रॉल की जा सकती है। इस फाइनल विड्रॉल से मतलब आपको यह विड्रॉल जो है वापस जमा नहीं करानी होती, आप अपना पैसा निकाल करके उसको यूज कर सकते हैं। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक ही आंशिक विड्रॉल यानी कि पार्शियल विड्रॉल की अनुमति होती है। प्रति वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि कैसे कैलकुलेट होती है, आइए जानते हैं। आप जिस वर्ष में आप निकासी कर रहे हैं उससे पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध राशि का केवल 50%, या फिर जिस वर्ष में पैसा आपको निकालना है उससे 4 साल पहले मौजूदा जो बैलेंस है उसका 50%, इन दोनों राशियों में से जो भी कम राशि बनती है उतना ही पैसा आपको निकालने की अनुमति होती है। पीपीएफ खाते से आंशिक राशि यानी कि पार्शियल विड्रॉल निकालने के लिए आपको फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आपका खाता स्टैंड है, पासबुक और निकासी का फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। आपको बड़ी ही आसानी से यह विड्रॉल मिल जाएगी। अब बात करते हैं पीपीएफ खाते में नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में। नॉमिनेशन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा नॉमिनेशन किए जाते हैं, आदमियों के नॉमिनेशन किए जाते हैं, तो प्रत्येक नॉमिनी का प्रतिशत हिस्सा कि उसको कितने प्रतिशत हिस्सा मिलना है यह पहले से ही तय कर दिया जाता है। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए खाता जो है अकाउंट अवधि के दौरान किसी भी समय नॉमिनेशन किया जा सकता है। यदि आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम नॉमिनेशन नहीं किया है तो बाद में आप किसी भी वक्त नॉमिनेशन कर सकते हैं, या नॉमिनेशन में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, या नॉमिनेशन को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ खाते की में ट्रांसफर फैसिलिटी के बारे में कि खाते को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। पीपीएफ अकाउंट को बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। पीपीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, तथा पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्या आपका पीपीएफ अकाउंट बीच में डिसकंटिन्यू या डीएक्टिवेट भी हो सकता है, और यदि हो जाता है तो बंद पीपीएफ अकाउंट को कैसे कंटिन्यू या एक्टिवेट किया जाता है, अर्थात कैसे इसको दोबारा चालू आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर पीपीएफ अकाउंट में प्रति वर्ष 500 रुपए न्यूनतम जमा नहीं किया जाता तो पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ऐसे निष्क्रिय पीपीएफ अकाउंट को फिर से खोलने के लिए आपको अकाउंट को पुनः एक्टिव करने की एक एप्लीकेशन डाकघर या बैंक की शाखा में जहां आपका अकाउंट स्टैंड है वहां देनी होगी। प्रत्येक वर्ष के लिए जब आपने इसमें न्यूनतम जो इसकी जमा राशि है वो नहीं जिसमें जमा कराई है, तो प्रत्येक वर्ष छूटे हुए वर्ष के लिए 50 रुपए का जुर्माने का भुगतान आपको करना होगा। आपका खाता फिर से चालू हो जाता है। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट को क्या बीच में बंद कर सकते हैं, अर्थात इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं या नहीं। पीपीएफ अकाउंट को खोलने के बाद 5 वर्ष से पहले किसी भी हालत में बंद करने की अनुमति आपको नहीं दी जाती है। इसके बाद केवल विशिष्ट आधारों पर यानी कि एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में ही इस खाते को बंद किया जा सकता है, जैसे कि खाता धारक या उसकी पति पत्नी या आश्रित बच्चों या माता पिता को कोई प्रभावित करने वाली कोई जानलेवा बीमारी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, तो उस मामले में उनके इलाज के लिए इस खाते को बंद किया जा सकता है।
लेकिन इस तरह से खाते बंद करने के लिए आपको जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इसके अलावा खुद या आश्रित बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी आप इस खाते को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो फीस की रसीद होती है, जो खर्चे होते हैं, वह उसके रसीद आपको सबमिट करनी होगी तथा साथ में एक एप्लीकेशन भी देनी होगी। यदि पीपीएफ अकाउंट होल्डर का जो रेसिडेंस स्टेटस है वह चेंज हो जाता है, अर्थात वह एनआरआई हो जाता है, जब खाता खुला था वह इंडिया में रहता है और बाद में अगर वह विदेश में चला जाता है तो खाते को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। इन मामलों में पीपीएफ अकाउंट बंद करने पर ब्याज भी 1% कम मिलता है। उदाहरण के तौर पर जिस टाइम पीरियड का ब्याज दर पीपीएफ अकाउंट में 8% है, उसकी जो 1% कम यानी 7% लगेगी, और जिसकी 9% है उस टाइम पीरियड के लिए केवल 8%, यानी कि जो भी ब्याज इसकी टाइम टू टाइम है उससे 1% कम के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी तथा आपके खाते का भुगतान कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के एक्सटेंशन रूल के बारे में कि पीपीएफ अकाउंट 15 वर्षों के बाद मैच्योर होता है और उसकी मैच्योरिटी के समय आप अगले 5 सालों के ब्लॉक ईयर के लिए कितनी भी बार इस अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। और एक्सटेंड कराने में भी आपके पास जो है 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प जमा के साथ पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करवाना और दूसरा बिना जमा के पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कराना। जमा के साथ पीपीएफ अकाउंट का एक्सटेंशन एक ग्राहक जो है पीपीएफ अकाउंट की अवधि को 5 साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल के लिए यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा सकता है। ग्राहक को इसके लिए एक फॉर्म जमा करके और इसमें जो आप पैसा जमा सब्सक्रिप्शन आप जमा करते हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट देनी होगी। योगदान जो सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सटेंशन का चुनाव मैच्योरिटी की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा योगदान के बिना एक्सटेंशन का जो डिफॉल्ट विकल्प होता है इस खाते में वह लागू हो जाता है। एक बार जब योगदान यानी कि जमा के साथ एक्सटेंशन अगर खाता कर दिया जाता है तो अकाउंट एक्सटेंशन की तारीख तक आप बैलेंस में उस खाते में जो बैलेंस होता है, जो राशि होती है, उसका अधिकतम 60% तक आप उसकी निकासी कर सकते हैं। यह राशि एक बार में भी कर सकते हैं या कई वर्षों में भी आप इसको बांट सकते हैं। 1 वर्ष में अधिकतम एक ही विड्रॉल किया जा सकता है। अब दूसरा जो है योगदान या जमा के बिना पीपीएफ अकाउंट का एक्सटेंशन में क्या रूल है। यदि कोई विकल्प नहीं चुना जाता है तो डिफॉल्ट विकल्प के रूप में विदाउट डिपॉजिट यानी कि योगदान के बिना एक्सटेंशन लागू हो जाता है। इस विकल्प को चुनने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इस ऑप्शन में प्रति वर्ष अधिकतम 1 विड्रॉल की अनुमति होती है और खाते में कुल बैलेंस तक की किसी भी राशि को निकाला जा सकता है। एक बार पीपीएफ खाते में रिन्यू हो जाने के बाद आप इस विकल्प को आप बदल नहीं सकते। यदि सही विकल्प का चयन किए बिना खाते में आप राशि जमा करते हैं तो ऐसी राशि पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता तथा न ही ऐसी जमा की गई राशि पर आपको इनकम टैक्स का लाभ मिलता है। इसलिए आप जब भी खाते को पीपीएफ खाते को एक्सटेंड करते हैं तो सोच समझकर विद डिपॉजिट एक्सटेंशन और विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंशन का विकल्प सोच समझकर ही चुनें। मार्केट में पीपीएफ के अलावा और भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड इत्यादि में एसआईपी करना, जिसमें म्यूचुअल फंड में लगभग एवरेज 15 से 20%, यहाँ तक कि कई बार 24 से 25% भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने पर एवरेज आपको 12 से 15 बड़ी ही आसानी से आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लागू होता है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम समय में 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना भी हो सकता है, परंतु इसके साथ ही आपका पैसा डूबने का भी पूरा खतरा रहता है। जिन लोगों के पास बहुत अधिक पैसा है और जो लोग खतरों के खिलाड़ी हैं तथा रिस्क लेने में माहिर है, उन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट उन लोगों के लिए है जिनको या तो बहुत सारा पैसा चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास लोग जो अपनी पूरे जीवन भर मेहनत करके थोड़ा करके अपने खून पसीने की कमाई से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने इन पैसों को बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर उनके खून पसीने की कमाई डूबने का पूरा खतरा रहता है। उन लोगों के लिए सरकारी निवेश स्कीम ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर उनका पैसा सेफ और सुरक्षित रहता है और उनके पैसे की 100% गारंटी भारत सरकार की होती है। आप यदि अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई को बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसके बदले में आप एक अच्छी खासी तय रिटर्न भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम जो है आपके लिए सबसे बेस्ट है। और यदि आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप खतरों से खेलने की हिम्मत भी रखते हैं और आप अधिक रिस्क लेकर अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट बड़ी ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। तो अब देखते हैं पीपीएफ खाते में कितना कंट्रीब्यूशन करने पर मैच्योरिटी पर कुल कितनी राशि हमें वापस मिलती है, और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने पर आपको 15 साल के बाद कुल कितनी रकम वापस मिलती है। आइए इन दोनों के बीच में हम थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेटर पर। यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम 500 रुपए जो इसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर 15 साल के बाद हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस का जो पीपीएफ अकाउंट है इसका जो मैच्योरिटी टाइम है 15 साल का है। 15 साल तक हमें इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 15 साल में 90,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उस पर मिलने वाला ब्याज 67,785 रुपये हो जाता है। और मैच्योरिटी पर जो टोटल अमाउंट हमें हमारी जमा की गई रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज कुल मिलाकर के 1,57,785 रुपये मिलते हैं। और यदि इसी 500 रुपये की मिनिमम डिपॉजिट को हम पर मंथ किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के SIP प्लान में निवेश करते तो 15 साल के बाद हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती, आइए चलिए देखते हैं। किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में यदि SIP करते हैं तो हमें 15 से लेकर के 20% तक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। या नॉर्मल म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं उसमें भी 12 से 15% रिटर्न मिलने की संभावना होती है। यहाँ हम इसकी जो मिनिमम रिटर्न की जो मिलने की संभावना रहती है 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर भी हमने PPF की तरह इसका जो टाइम है 15 साल के लिए रखा है। तो आइए देखते हैं यदि इसी पैसे की यानी कि 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP की होती तो हमें मैच्योरिटी पर यानी कि 15 साल के बाद कुल कितनी रिटर्न वापस मिलती। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि SIP में हमारा कुल इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपये होता और उस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न होती वह 1,62,288 रुपये जो कि 12% के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। और उसके 15 साल के बाद हमें कुल जो है 2,52,288 रुपये वापस मिलते। और आइए दोस्तों अब देखते हैं कि PPF अकाउंट की जो जमा करने की मैक्सिमम लिमिट है पर ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। यदि आप उसको पर मंथ निवेश करते हैं तो 12,500 रुपये बनता है। यदि 12,500 रुपये हम PPF स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 साल के बाद मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यदि 12,500 रुपये 15 साल तक लगातार हम जमा करते हैं तो हमारा कुल निवेश 22,50,000 रुपये हो जाता है। और उस पर जो हमें सरकार ब्याज देती है 16,94,600 रुपये हो जाता है। और मैच्योरिटी पर जो टोटल अमाउंट हमें वापस मिलती है वह 39,44,600 रुपये हो जाती है। और यदि इसी रकम को यानी कि 12,500 रुपये को किसी भी म्यूचुअल फंड के SIP में 12% रिटर्न के हिसाब से अगर निवेश करें तो मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलती। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 15 साल में SIP में हमारा कुल निवेश 22,50,000 रुपये होता है। और उस पर मिलने वाली एस्टिमेटेड रिटर्न, यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न इसलिए बता रहे हैं कि इसकी जो है कोई भी श्योरिटी नहीं है कि इतनी रिटर्न हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सिर्फ एक अनुमान पर आधारित है। इस पर हमें जो रिटर्न जो ब्याज के रूप में जो रिटर्न मिलेगा वह 40,57,200 रुपये के आसपास होगा। यह अनुमान पिछले वर्षों में जो औसत इस पर रिटर्न मिली है उसके आधार पर ही किया जाता है। और टोटल जो 15 साल के बाद कुल हमें रकम वापस मिलने की जो संभावना होती है वह 63,07,200 रुपये होती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि SIP में PPF से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन इतनी जो है रिटर्न निश्चित रूप से मिलेगी इसके बारे में कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं है। यदि मार्केट में शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट में क्रैश हो जाता है, मार्केट डूब जाती है, मार्केट नीचे आ जाती है तो रिटर्न मिलना तो दूर की बात, आपने जो पैसा निवेश किया है वह भी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। SIP में किया गया निवेश पूरा का पूरा शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। यदि शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो SIP में आपका जो है अनुमानित रिटर्न आपको मिल सकती है। और शेयर मार्केट अगर नीचे आती है तो इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। परंतु PPF स्कीम पर भारत सरकार की आपके निवेश की जो है 100% उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। जिस दर से आपको पैसा निवेश करते वक्त ब्याज की दर बताई जाती है, अकाउंट की मैच्योरिटी पर आपको वही ब्याज दर और वही रिटर्न मिलना तय है। सरकार की PPF स्कीम में आपको किसी तरह का कोई रिस्क या कोई जोखिम उठाना नहीं पड़ता है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। तो यह वीडियो देखने के बाद अब आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। भारत सरकार की PPF स्कीम में जहां पर आपका पैसा 100% सुरक्षित है तथा एक निश्चित रिटर्न की गारंटी आपको भारत सरकार देती है और उसमें पैसा डूबने का कोई खतरा भी नहीं होता है। दूसरी तरफ शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट जहां पर आपको हाई रिस्क के साथ हाई बेनिफिट, हाई प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना होती है, लेकिन यहां पर कोई गारंटी नहीं होती है। इसके साथ ही आपका पैसा डूबने का भी पूरा खतरा रहता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा यह वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पैसा कहां आप इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, भारत सरकार की PPF स्कीम में या फिर शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या किसी म्यूचुअल फंड की SIP में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।